अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद महर। आज जो स्टोरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द नीडल्स वुमेन्स कैलेंडर। ये स्टोरी के राइटर हैं आमिर हुसैन। तो शुरू करते हैं। आमिर हुसैन कौन थे? आमिर हुसैन एक पाकिस्तानी फाइनेस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और क्रिटिक भी थे। वो कराची में पैदा हुए 1955 में और उसके बाद वो लंदन चले गए 1970 में। उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन में जो था वो टीचिंग भी की और एज ए ज्यूरी मेंबर भी वहाँ पे रहे फॉर प्रेस्टिजियस अवार्ड। और उसके बाद वो इंडिपेंडेंट फॉरेन फिक्शन प्राइज़ भी उनको मिला एंड दी कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज़ भी उन्होंने अपने नाम पे किया। हुसैन जो थे वो जाने माने जाते थे एलिगेंट लिरिकल प्रोज की वजह से। उनकी जो एबिलिटी थी राइटिंग में वो थी उनकी यूज़ ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस। उनकी ज़्यादातर जो शॉर्ट स्टोरीज थी वो कलेक्शन में पब्लिश होती थी, जैसे मिरर टू द सन जो कि 1993 में पब्लिश हुआ था, दी अदर सॉल्ट 1990, इंसोमिया जो कि 2007 में पब्लिश हुआ, एंड अदर गुलमोहर ट्री 2009 में पब्लिश हुई। ठीक है, उनकी राइटिंग में ज़्यादातर जो पार्टीशन के हवाले से जो मुश्किलात सामने आई थी, मिलिट्री रीजिम्स और वार वगैरह जो होती थी उससे मुतालिक उनकी ज़्यादा राइटिंग होती थी, लेकिन वो इंसानियत को मद्देनज़र रखते हुए अपनी राइटिंग में सारा कुछ लिखते थे। इनकी जो टी नीडल्स वुमेन्स कैलेंडर स्टोरी है ये कलेक्शन और टर्क्वाइज़ की एक स्टोरी है जो कि 2002 में पब्लिश हुई थी। तो बैकग्राउंड इस स्टोरी का क्या है? नीडल वुमेन जो है ये रिफ्लेक्ट करती है कि जो आमिर हुसैन उनकी नॉस्टैल्जिक जो फीलिंग्स थी, लव था कराची के लिए, जिस सिटी में वो पैदा हुए, बड़े हुए और उनका बचपन, टीनेज वगैरह वहाँ पे गुज़रा। इस स्टोरी की जो सेटिंग है ना वो उस ज़माने की है जब जनरल अय्यूब खान का दौर था, यानी जब पाकिस्तान में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, वो डेमोक्रेसी से अथॉरिटेरियनिज़्म बन रहा था। ये हिस्टोरिकल बैकड्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट था और ये तबिंदा की जो लाइफ़ है ना, जो इस स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट है, उसकी पर्सनल लाइफ़ में ये मिरर कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट तबिंदा को कौन है? ये इस स्टोरी की हीरोइन है, ठीक है? एक ऐसी ख़ातून जिसकी ज़िंदगी जो है ना वो धोखे और परेशानियों से भरी पड़ी है, लेकिन उसकी जो शादी है वो बिल्कुल ही लवलेस है। उसका जो हस्बैंड है वो जब लंदन से वापस आता है तो ओपनली एक इंग्लिश अंग्रेज़ ख़ातून के साथ रह रहा होता है और तबिंदा को उसके ससुराली कह रहे होते हैं कि तुम जो है ना यहाँ से मत जाओ, क्योंकि तुम इस रिश्ते को ना चाहते हुए भी निभाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ से जाओगी तो तुम्हारी फैमिली ऑनर पे ही बात आएगी, ठीक है? तो ये एक पावरफुल रिफ्लेक्शन है कि किस तरह एक ख़ातून जो है, एक औरत जो है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी में ना कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी जो है ना वो एक ऑनर की खातिर, फैमिली ऑनर की खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर रही होती है, क्योंकि वो सिंबल ऑफ फैमिली प्रेस्टीज मानी जा रही होती है। इसमें इन्होंने कुछ सिंबल यूज़ किए हैं कि किस तरह से ताबिंदा सफ़र कर रही है, ठीक है? यानी ताबिंदा के इयररिंग और ब्रेसलेट जो हैं वो मेटाफर हैं कि वो शादी की चेन में बंधी हुई है। उसकी एम्ब्रॉयडरी यानी वो जो कढ़ाई करती है वो बिकम्स हर साइलेंट आउटलेट। जो उसके अंदर दर्द भरा पड़ा है वो अपनी कढ़ाई और अपनी जो कढ़ाई के पैटर्न्स हैं, जो फूलों की तर्ज है, उसके ज़रिए वो अपने खामोशी और अपने दर्द को जो है ना वो बयान करती है। इवन हर डॉटर्स बर्थ कैरीज सिम्बॉलिक वेट। उसकी जो ससुराली होते हैं वो चाहते हैं कि उनका पोता पैदा हो, लेकिन तबिंदा की बेटी पैदा होती है नसरीन, जो कि आयरॉनिकली उसके सोर्स ऑफ ट्रू लव और स्ट्रेंथ का बायस बनती है। इसमें जो टर्निंग पॉइंट आता है वो ये आता है कि तबिंदा जो है उसको उसके हस्बैंड की शादी का पता चलता है। रियलाइज़ करती है कि उसको ना रिक्लेम करना चाहिए अपनी लाइफ को, ठीक है? और उसे भाग जाना चाहिए अपनी बेटी के साथ, कि वो अपनी बेटी के साथ भाग जाती है इन सबको पीछे छोड़ के बुर्का ऑन द ट्रेन में, ठीक है? एक बोल्ड सिंबॉलिक एक्ट ऑफ रिजेक्टिंग कन्फाइनमेंट दिखाया गया है कि उसने अपनी आइडेंटिटी को किस तरह से रिक्लेम किया है। और बैक इन कराची अपने पेरेंट्स के पास वो वापस आती है और वो एक छोटा-सा कढ़ाई का बिज़नेस शुरू करती है और कढ़ाई के पैटर्न्स के अंदर ही वो जैसे-जैसे अपनी कढ़ाई के पैटर्न्स को ड्रॉ कर रही होती है, बना रही होती है, कढ़ाई कर रही होती है, तो फिर उसको जो है वो अपनी जो अंदर की फीलिंग है, अपना जो दर्द है, वो उस सुई के धागे और उन जो जाल बुनती है, जो कढ़ाई के डिज़ाइन बनाती है, उसके थ्रू वो अपनी फीलिंग को छुपा भी रही होती है और उसको बता भी रही होती है, ठीक है? और वो छोटा-सा बिज़नेस शुरू करती है, लेकिन टाइम के साथ-साथ वो ग्रो कर जाता है और वो ना सिर्फ़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है, बल्कि दूसरे ख़वातीन को भी एम्प्लॉयमेंट के मौके फ़राहम करती है, ठीक है? लव एंड लॉस ताबिंदा एंड उमर। ताबिंदा जो है वो इवेंचुअली लव दोबारा से फाइंड करती है। उमर में एक ऐसा आदमी होता है जो कि उसको रिस्पेक्ट भी देता है और उसकी बेटी बेटी को भी बहुत ज़्यादा प्यार देता है। उसके बाद उनका जो रिलेशनशिप है वो बेस्ड होता है किस पे? म्यूचुअल ट्रस्ट और अफेक्शन पे। समथिंग हर फर्स्ट मैरिज नेवर प्रोवाइडेड, ठीक है ना? उसकी पहली शादी में ना तो उसको म्यूचुअल ट्रस्ट मिलता है, ना अफेक्शन मिलती है, ना लव मिलता है। लेकिन इनकी खुशी थोड़ी ही देर की होती है, क्योंकि उमर को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि वो जनरल अयूब
की जो गवर्नमेंट होती है उसके मुखालिफ होता है, ठीक है? क्योंकि वो उम्र से शादी कर लेती है तो इस वजह से वो दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाती है और लेकिन फिज़िकली बहुत ज़्यादा वीक फ़ील कर रही होती है। लेकिन फिर भी वो अपनी कढ़ाई के काम को जारी रखती है क्योंकि उसे अपनी फैमिली को पालना होता है। उसकी जो यही रेज़िस्टेंस होती है ना, वो उसी के सामने खड़ी रहती है, मायूसी के सामने वो खड़ी रहती है कि मुझे जो है ना सरेंडर नहीं करना, मुझे डट के मुकाबला करना है हर चीज़ का। और फिर उमर जो है वो मार-पीट खाने के बाद उसको अच्छा खासा टॉर्चर करने के बाद उमर को रिहा कर दिया जाता है, वो ज़िंदा वापस आ जाता है और फिर वो दोबारा से अपनी जो ड्रीम लाइफ़ होती है, उसको रीबिल्ड करते हैं और एक बुक शॉप खोलते हैं। थीम्स एंड सिम्बोलिज़्म कौन-कौन से यूज़ किए गए हैं इसमें, पहला है पैट्रियार्की एंड ऑनर। जो ख़वातीन तबिंदा के जैसी ख़वातीन हैं, उनको फ़ोर्स किया जाता है फैमिली ऑनर के लिए कि वो खुशी फैमिली की खुशी और फैमिली के वक़ार के लिए जो है ना अपनी पर्सनल हैप्पीनेस को कुर्बान करें। दूसरा इसका थीम है रेजिस्टेंस थ्रू क्रिएटिविटी। तबिंदा की जो एम्ब्रॉयडरी थी ना वही उसका सिंबलाइज़ करती है उसका साइलेंट रेजिस्टेंस को और फिर बाद में वही उसका जो साइलेंस रेजिस्टेंस थी ना वो उसकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बन के सामने आया। थर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी। उसका जो डिसीजन था ना कि वो जो पोशीदा मार्क्स हैं उनको डिस्कार्ड करने का, वही उसकी सेल्फहुड में कन्वर्ट हो जाता है। उसकी जो सप्रेशन होती है वो उसकी सेल्फहुड में कन्वर्ट हो जाती है। रेज़िलेंस ऑफ वुमेन, यानी ये जो स्टोरी है ये सेलिब्रेट करती है कि जो ख़वातीन है ना अगर वो अपनी स्ट्रेंथ को समझें तो वो इस काबिल हो सकती हैं कि वो किसी भी किस्म के लॉस, बिट्रेयल और पॉलिटिकल ऑप्रेशन का सामना कर सकती हैं। आमिर हुसैन की जो आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग है वो क्या है कि द नीडल वुमेन्स कैलेंडर जो है ये एक रिमार्केबल स्टोरी है आमिर हुसैन की। और देखा जब इसमें जो कैरेक्टर्स हैं ना वो नॉट वन डिमेंशनल विक्टिम्स, ठीक है ना? मतलब एक तरफ से नहीं सिर्फ वो विक्टिम बने, वो हर तरफ से विक्टिम बन रहे हैं, लेकिन अपनी रेजिस्टेंस की वजह से ना वो खड़े हुए हैं, ठीक है ना? हर कॉम्प्लेक्सिटी और उसका मुकाबला कर रहे हैं। तो एक बिट्रेड वाइफ़ होती है और बाद में वही उसकी स्ट्रेंथ बनती है और वो जो है ना एक एंटरप्रेन्योर बनती है, यानी एक मदर बनती है और एक ऐसी खातून बनती है जो कि एक न्यू आइडेंटिटी अपनी ज़ाहिर करती है। तबिंदा की जो स्ट्रगल है, ये ना सिर्फ़ एक औरत की कहानी है बल्कि बहुत सारी ख़वातीन की पाकिस्तानी ब्रॉडर सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रगल्स को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक, ये आमिर हुसैन की एक कहानी एक ऐसी औरत की कहानी है कि जो कि अपनी दर्दनाक और डार्केस्ट लाइफ का सामना करती है और अपने ही जो ज़ख्म है उनको कढ़ाई के फूलों की मानद सी देती है, ठीक है? इट वाज़ ऑल अबाउट द नीडल्स वुमेन्स कैलेंडर। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।